हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे। तो स्वागत करता हूं आज के बहुत से बेहतरीन और प्यारे क्लास को। देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो जैसे कि आप लोग पोस्टर में पहले पेज में ही देख सकते हैं, बिहार में बजट की बहार। यानी कि बिहार में बजट की बहार इस वर्ष यानी कि 2025-26 में बिहार में निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। और बजट पेश करने में उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी सारी सौगातें भी लाई हैं, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि बजट से पहले हम लोग कुछ रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि मैं देखते हैं हम लोग पहले निर्मला सीतारमण जी है, वो पहली महिला है जो 8 बार बजट पेश की हुई हैं। और सबसे लंबा यानी कि लॉन्ग की अगर बात करें तो वो 2 घंटा 42 मिनट बजट उन्होंने पेश किया है। और ये कब किया है? 2020 में किया है, सबसे लंबा। यदि अगर सबसे लंबा इतना अगर देर है तो सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे छोटा अगर उन्हें बात किया जाए तो मात्र और मात्र 56 मिनट का ही बजट उन्होंने पेश किया है। ये 56 मिनट का बजट कब पेश हुआ है? तो 56 मिनट का बजट ये भी 2024 में ही पेश हुआ है। यानी कि हालांकि एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, ये जो 56 मिनट का बजट पेश हुआ है ये और बजट है, लेकिन ये इंटरिम बजट है। कौन सी बजट है? इंटरिम बजट। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पता होगा इंटरिम बजट क्या होगा, बहुत सारे को पता भी होगा इंटरिम बजट क्या होगा। लेकिन इंटरिम बजट में आपको बहुत एकदम शॉर्टकट, एकदम 30 सेकंड के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक ऐसा बजट होता है जो आने वाले कुछ महीनों के लिए बजट पेश करता है। यानी कि किसी साल में अगर चुनाव है, इलेक्शन है, तो सरकार बनने से पहले अगर कुछ फंड ये रिलीज़ होते हैं, बजट पेश होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उसी को इंटरिम बजट कहते हैं, है ना। इंटरिम बजट जो होता है वो आने वाले इलेक्शन से पहले होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग और क्या हो सकता है इंटरिम बजट के बाद से अगर देखते हैं तो निर्मला सीतारमण जी है, वो तो 8 टाइम से है ही। लेकिन अगर 8 टाइम्स ये हैं तो उन सबसे महिला में रिकॉर्ड इनका है। लेकिन अगर बात करें मेल का, तो मेल में सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई का है। मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई, वो 10 बार बजट उन्होंने पेश किया। कितनी बार? 10 बार पेश किया। हालांकि एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी जो साड़ी पहनी है, ये पेंटिंग हुई है उनकी साड़ी पे। ये पेंटिंग बिहार की मशहूर पेंटिंग है, जिस पेंटिंग हम लोग मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। कौन सी पेंटिंग कहते हैं? मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। और ये जो साड़ी है ये इन्हें गिफ्ट किया गया। और ये गिफ्ट कौन किया दी है? इन्हें दुलारी देवी इन्हें गिफ्ट की हैं, है ना। और ये भी जब बजट में पेश करने गई थी तब ये साड़ी पहन के गई थी। और ये साड़ी को देखते ही लग गया था कि बिहार में बहुत बड़ी सौगात और बहुत बड़ी प्रोजेक्ट, बहुत सारा चीज़ बिहार को मिलने वाला है इस साल। तो इस साल क्या क्या मिला है ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में मिली सौगात, बिहार में क्या क्या कौन कौन सी हैं जो सौगातें मिली हैं। जैसे कि पहला है मखाना बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, पूर्वोत्तर स्कीम, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट और ट्रांसपोर्ट। ये 7 चीज़ हैं प्रमुख जो कि बिहार को सौगात की तरह मिली हुई हैं। तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी क्या क्या है, किस में क्या चीज़ मिली है। तो पहला हम लोग देखते हैं मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड क्या है? मखाना बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो मखाना का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गठित किया जाएगा। यानी कि बिहार में अगर बात करते हैं तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में मखाना यानी कि मधुबनी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन होता है, लगभग 85%, यानी कि 85% मखाना सबसे ज़्यादा पूरे भारत में 85% मखाना पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इस वजह से भारत सरकार ने मखाना बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इस बोर्ड से अनेकों हम लोग का लाभ मिलने वाला है। जैसे कि सबसे पहले तो रोज़गार मिलेगा, है ना, रोज़गार। उसके बाद से महिलाओं को मिलेगा, और मेल को भी मिलेगा। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छे होंगे, है ना। उसके बाद से हम लोग का डेवलपमेंट भी होगा। और इस चीज़ के लिए मखाना बोर्ड के लिए निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 1 बिलियन बजट पेश किया, यानी कि लगभग 100 करोड़ का बजट पेश हुआ है हमारे बजट में मखाना बोर्ड को लेकर। आगे चल के देखते हैं, मखाना जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट। सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये देखिए सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैल्शियम ही हमें मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये अनेकों हमें मखाना से मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें कैल्शियम मिलता है। हालांकि आप चीज़ को और बता दें, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? और क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। अगर हमारे शरीर में जितना ज़्यादा कैल्शियम होंगी हमारी हड्डी उतने ही मजबूत होंगी। और आगे चलते हैं, देखते हैं मखाना का सबसे एम क्या है, यानी कि मखाना का जो बोर्ड का गठित हुआ है, उस गठित होने का कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, फार्मर
फार्मर को, यहाँ पे किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ दिया जाना है। फार्मर को किसान भाइयों को, किसान बहनों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है मखाना के लिए। प्रोडक्शन के लिए उन्हें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, सीड पे उन्हें सीड सस्ते दाम में मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी उन्हें, है ना। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उन्हें फ़ायदा ज़्यादा होगा। मखाना, और जब बोर्ड गठित होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, है ना, वहाँ रोज़गार भी लगेंगे। मखाना बोर्ड होगा तो वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट तो मखाना बोर्ड अगर गठित हो जा रहा है तो सबसे इजी वे में और सही तरह से मखाना को कैसे प्रोडक्शन किया जाए उसके लिए बेनिफिट होगा। जब मखाना को, अगर हम अगले स्टेप में चलते हैं तो अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड जो है वो हमारा ही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, मखाना बोर्ड में सबसे ज़्यादा तो मैंने बताई है 85% प्रोडक्शन होता है पूरे बिहार में, वो भी पूर्णिया जिले में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। आगे चल के देखते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। अगर सिंपल सा आपको समझाते हैं 30 सेकंड में। जैसे कि हमारे खेतों में गेहूँ होते हैं, गेहूँ से हमें क्या मिलती है, आटा। यानी कि आटा हमारा कहाँ बनता है, मशीन में ही बनता है। इसी को फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि ऐसा फसल जो कि इंडस्ट्री में या फिर कोई कारखाने में जाकर दूसरे रूप ले ले, उसी को हम लोग फूड प्रोसेसिंग करते हैं। और एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि आटा से बिस्किट भी बनता है, ब्रेड भी बनता है और अनेकों चीज़ बनता है। इसी को फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कहते हैं। और इसका गठित भी बिहार में होने वाला है, और ये बहुत बड़ा रूप और बहुत बड़ा बिहार के लिए सौगात होगा कि फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट बिहार में लगे, ताकि हमारे जो टर्शियरी सेक्टर है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर है, वो डेवलप करें। सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो हमारे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये जितने भी होते हैं ये सारे हमारे सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जब ये ग्रोथ होंगे तो डेवलप्ड भी हमारा बिहार भी डेवलप्ड होगा, और जब बिहार डेवलप्ड होगा तो पूरे भारत भी डेवलप्ड होगा। यानी कि फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट से मैंने बताया है कि फूड को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म यानी कि एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। यानी कि फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट यानी कि ये एक संस्था है जिसका गठित किया जाएगा। इसको हम लोग अगर शॉर्ट में देखा जाता है तो इसको NIFTEM को नाम से भी जाना जाता है। ये एक फूड इंडस्ट्री को फूड इंडस्ट्री ही है एक तरह से देखा जाए तो। ये फूड इंडस्ट्री जो है आने वाले दिनों में बिहार में जो फूड मैनेजमेंट सिस्टम लगेगा उससे कंट्रोल करेगा। और ये फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ फ्रेशर यानी कि फ्रेशर जो होते हैं, नए नए लोग, नए नए बच्चे जो होते हैं, नए जो पढ़ाई किए हैं, उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। क्या करने के लिए? इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। वहाँ अपना इंटर्न कर सकते हैं, वहाँ कुछ सैलरी भी कमा सकते हैं, और अच्छा काम करे तो वहाँ परमानेंट जॉब भी उनकी हो जाती है। और ये जो फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया है कि फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो या फिर जो नेशनल ये प्रोसेसिंग मैनेजमेंट हो, ये जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा हमारे किसान भाइयों पर, फार्मर पर देने वाले हैं, फार्मर पर, कि उनकी ग्रोथ हो, है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं पूर्वोत्तर स्कीम। तीसरा स्कीम है पूर्वोत्तर स्कीम। पूर्वोत्तर स्कीम जो है ये अमृतसर से लेकर हमारे बंगाल तक का कनेक्ट करता है ना। इसका मकसद क्या है? डेवलप्ड करने का। सबसे ज़्यादा क्या मकसद है? डेवलप्ड। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दिल्ली, यहाँ यूपी है, ये सारे डेवलप्ड है, लेकिन अगर बिहार को देखा जाए तो उतने ये पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं ये उतने डेवलप्ड नहीं है। इन्हें और भी डेवलप्ड करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो इस लक्ष्य को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि किसी भी स्टेट को या फिर किसी ज़िले को अगर विकसित बनाना है तो सबसे पहले वहाँ का हम लोग ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट हम लोग पहले ठीक करेंगे। ट्रांसपोर्ट अगर सबसे ज़्यादा पहले ठीक होगी तब जाके वहाँ का डेवलपमेंट होगा। उसी तरह भारत सरकार ने यह पूर्वोत्तर राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में हमने देखे उड़ीसा है, बंगाल है ना, यहाँ तक उड़ीसा है, बंगाल है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है ना। ये पाँच स्टेट को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो हमारे भारत भी बहुत गति से बहुत जल्दी डेवलप्ड होगा। और बात करते हैं यहाँ का पूर्वोत्तर स्कीम, है ना। पूर्वोत्तर स्कीम अगर हम लोग देखेंगे तो पूर्वोत्तर स्कीम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, जो कि अमृतसर से लेकर बंगाल तक यानी कि एक हाईवे जो इसको कनेक्ट करेगी और यहाँ का डेवलप्ड होगा। और अब पूछेंगे कि ये रोड ही क्यों जो अमृतसर से बंगाल तक का कनेक्ट करता है। सबसे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ, यहाँ तो मैप है नहीं, मैं यहाँ बता देता हूँ। इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बंगाल, झारखंड, है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बोकारो स्टील, है ना, बोकारो जो है वो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है ना। जैसे टाटा हुआ, है ना,
ये सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है। और जब स्टील यहाँ से प्रोडक्ट होकर जब यहाँ ट्रांसमिट होगा, जाएगा, फिर आएगा, इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ का ग्रोथ भी होगा। जब ग्रोथ होगा तो इस पूर्वोत्तर राज्य का ग्रोथ होगा, पूरे ओवरऑल इसका ग्रोथ होगा। जब इसका ग्रोथ होगा यानी कि पूरे भारत का ग्रोथ होगा, पूरे भारत का ग्रोथ होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। पूर्वोदय स्कीम जैसे मैंने बताया है कि अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये कि अमृतसर से लेकर बंगाल तक का कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें 5 स्टेट हैं, जैसे बिहार, कोलकाता, झारखंड, उड़ीसा, है ना। इसमें 5 को मेन फोकस किया गया है। लेकिन एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है, गया, बिहार का गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। अब बिहार का गया एक बीच होम सेंटर होगा, एक सेंटर होगा जो कि ये पूरे स्कीम को हैंडल किया जाएगा, जहाँ से सारा कंट्रोल होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है ये आपको भी नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होगा। मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा देता हूँ कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसे हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका घर आपका जब बनता है तो सबसे पहले हम लोग नींव डालते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से जो बनते बनते 1 तला, 2 तला, 3 तला, 4 तला, 4-5 फ्लोर तक बन जाता है। यानी कि ये हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसे हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन एक्जैक्टली वो घर बनना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है नहीं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट हुआ, या फिर हम लोग रेलवे ले लें, है ना, उसके बाद से एयरपोर्ट ले लें, है ना, फैक्ट्रीज ले लें, ये अन्य अन्य तरह के जो भी हैं जिसमें हम लोग जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, उसे हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहेंगे। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहने के तहत मैं अगर बता दूं तो बिहार के बिहटा में एक नया एयरपोर्ट का गठन किया जाएगा। किसके तहत, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत बिहार के बिहटा जिले में एयरपोर्ट का गठन किया जाएगा। चलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। अब ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या, ये भी इजी है, जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रीनफील्ड, यानी कि ग्रीनफील्ड के जस्ट विपरीत है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीनफील्ड जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन ब्राउनफील्ड जो है वो बीच में से शुरू होता है। बीच में से कहने का मतलब, यदि अगर कोई काम बीच अवस्था में रुक गई है या फिर वहाँ कोई काम चल रहा है, उसे एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, उसे हम लोग ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत अंदर लाकर उसे कार्य करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, पटना एयरपोर्ट का रनवे बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि प्लेन लैंड करता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लैंड ठीक से नहीं होगा, उसे फिर टेक ऑफ करके फिर से उसको दोबारा लैंड किया जाता है। ये वो बहुत रिस्की हो जाता है पटना एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करना। लेकिन इसके तहत ब्राउनफील्ड के तहत, है ना, ब्राउनफील्ड के तहत भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पटना एयरपोर्ट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो ब्राउनफील्ड का मतलब ये होता है कि बने हुए प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सपेंड करना, उसे फिर से बनाना, एक नए रूप देना, उसे हम लोग कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे और देखते हैं वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। वेस्टर्न यानी कि कोसी कैनाल प्रोजेक्ट समझिए। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट कहने का मतलब कि कोसी का मतलब ही होता है सूख। बिहार में अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में कोसी का मतलब ही होता है सूख। मानसून के दिनों में जब बरसात के दिन आ जाता है तो ये कोसी नदी एक भयानक रूप ले लेती है, जिसे हम लोग शोक नदी कहते हैं। ये इतनी खतरनाक बाढ़ इसमें आने लगती है कि इसमें कई सारे लोग मर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। अब सबसे पहले जानते हैं कि कोसी नदी है क्या और कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ इसका ख़त्म होता है। तो सबसे पहले जानते हैं, ये सबसे पहले नेपाल से शुरू होती है और ये गंगा में आके मिल जाती है, गंगा में, है ना। और इसके कई सारे सहायक नदी हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 50 हेक्टेयर का जो ज़मीन है वो खेती के लिए है, उन्हें बचाने के लिए एक कैनाल प्रोजेक्ट ला रही है, जिसे पानी को कंट्रोल किया जाएगा, सिंचाई में यूज़ किया जाएगा, वहाँ के खेतों को उपजाऊ बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में सारे बाढ़ से ग्रसित लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा, है ना। अगर ट्रिब्यूटरीज़ का बात करूं, है ना, देखिए जैसे मैंने बताया नेपाल से शुरू होती है और गंगा के ये कटिहार जिलों में कुर्सेला में जाके ये मिल जाती है। यदि अगर मैं बात करूं, इसकी कुल लंबाई 729 किलोमीटर है, जो कि नेपाल से गंगा तक की है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बिहार में ही बात करूँ तो ये लगभग 200 से 300 किलोमीटर बिहार में कवर करती है। कौन? कोसी नदी लगभग 200 से 300 डिस्टेंस कवर करती है बिहार में। और इसके कई सारे क्या बोलते हैं, ये सहायक नदी है, जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बता दूँ, सन कोसी, अरुण कोसी, तैमूर कोसी, ये सारी इसके सहायक नदी है जो कि अलग अलग जगह से निकल कर कोसी को, मेन रिवर कोसी में आकर मिलती है, जिस वजह से भयानक पानी आ जाती है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लाया है, कोसी परियोजना प्रोग्राम, जिसके तहत यहाँ के बाढ़ के पानी को कंट्रोल किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे सही उपयोग करके कृषि कार्य में इसे लगाया जाएगा। और चलते हैं सातवां
सातवां जो है क्या लाभ मिला है, हाँ, सौगात बिहार को क्या कौन सी मिली है। तो बहुत है, एक इजी है, पहला तो 8 वंदे भारत और 2 अमृत भारत और 400 ई इलेक्ट्रिक बस। यानी कि वंदे भारत और अमृतसर भारत ये न्यू मॉडल ट्रेन है ना, और सबसे फास्टेस्ट भी है और आने जाने में आपको बहुत कंफर्टेबल भी है ये वंदे भारत अमृत भारत। लेकिन हालांकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रिक बसेस। कौन सी? ये इलेक्ट्रिक बसेस। इलेक्ट्रिक बसेस ही क्यों? वो भी 400 बिहार को सौगात में मिली। क्यों? क्योंकि भारत सरकार हर जगह पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहती है और बिहार सरकार भी पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि हम लोग जैसे कि अभी देख सकते हैं बिहार में, सॉरी दिल्ली में अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ का एयर पॉल्यूशन इंडेक्स बहुत लो हो चुका है, जिस वजह से बिहार सरकार ने पहले से ही स्टेप उठा रखी हैं कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक बसेस का संचार होगा और इस वजह से इन्हें बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसेस की सौगातें मिली हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस, यानी कि हम लोग जो ऊपर डिस्कस किए हैं इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें MCQ क्वेश्चन हम लोग के सारे रिलेटेड हैं अबव, यानी कि हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड MCQ है। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। मखाना बोर्ड के लिए कितने बजट का घोषणा की गई है, यानी कि जैसे मैंने बताया है 100 करोड़ के लिए घोषणा की गई है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। मखाना बोर्ड में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अधिक कैल्शियम पाया जाता है, जो कि बोन यानी कि हड्डी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हड्डी मजबूत होगा तो हमारा शरीर भी स्ट्रांग होगा। यानी कि शरीर कहने का मतलब कि स्केलेटन, यानी कि हमारे शरीर का मेन भाग स्केलेटन ही होता है। अगर हमारे शरीर में अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारा बॉडी कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि स्केलेटन चाहिए और स्केलेटन जो है वो पूरा का पूरा हड्डी बना हुआ और हड्डी से हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कैल्शियम चाहिए। तो एक तरह से मखाना भी एक अच्छा स्रोत है। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ मखाना ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मखाना जो है एक अच्छा स्रोत है कैल्शियम का और कैल्शियम जो है वो बोन के लिए लाभदायक होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। मखाना भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया है? तो मैंने बताया बिहार के कटिहार में। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मखाना बिहार के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मैंने बताया कि मखाना ये पूर्णिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। बजट 2025 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण कृषि उत्पादन का स्थापना किस राज्य में की जाएगी? जाहिर सी बात है, मैंने बताया बिहार को ये सौगातें मिली हैं कि खाद्य प्रसंस्करण की फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि गठित किया जाए, जिस वजह से किसानों को और अन्य लोगों को भी काफ़ी सारी इसकी मदद और सहायता मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पूर्वोत्तर स्कीम में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसका कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका। ये कर्नाटका बिल्कुल नहीं है। इसकी जगह पर कौन सी होगी? आंध्र प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया है उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, झारखंड भी है। कौन सी है? एक झारखंड भी है और आंध्र प्रदेश। जैसे मैंने 5 बता दिया है ना। 5 कौन सा मैंने अलग कलर लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट है ना पूर्वोत्तर स्कीम में शामिल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पूर्वोदय स्कीम के अनुसार किस कॉरिडोर के लियारा का विकास किया जाएगा? इसका मैंने बताया है कि ये जो पूर्वोत्तर स्कीम है इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी को फोकस किया गया। कनेक्टिविटी यानी कि मतलब कि कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए। अब ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ? ये अमृतसर से लेकर बंगाल तक है, यानी कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ये शामिल किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये बिहार में किया जाएगा। कहाँ? बिहार में। चलते हैं 9। बिहार के किस जिले में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन किया जाएगा? तो बिहार में, वो भी गया में। कहाँ? गया में इसका गठित किया जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीनफील्ड मैंने बताया है एक घर का नींव, मैंने एग्जांपल दिया था आपको घर का नींव का प्रोडक्शन। तो ग्रीनफील्ड जो है वो एक नए निर्माण परियोजना है। कौन सी है? नई निर्माण। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैंने फिर से लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत किस हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? बताइए किस हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? वो बीटा हो जाएगा। कौन सी? बीटा में ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत नई हवाई अड्डे का गठित किया जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। ब्राउनफील्ड परियोजना के तहत किस हवाई अड्डे का पुनर्विकास किया जाएगा? जैसे मैंने बताया ब्राउनफील्ड यानी कि इसे पुनर्विकास करना या फिर इसको नई ढांचा देना, इससे विस्तार करना, उसे हम लोग ब्राउनफील्ड करते हैं। और इसके तहत पटना एयरपोर्ट का हम लोग विस्तार करने वाले हैं। और पटना एयरपोर्ट का सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे रनवे पे, क्योंकि इसका रनवे बहुत छोटा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने बताया कि ये नेपाल से होता है।
चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। कोसी नदी बिहार के किस जिले में जाकर मिलती है? इसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में जाके ये मिलती है। कहाँ? कटिहार में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 पर देखते हैं कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कोसी नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि बिहार में, है ना, बिहार में कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है बिहार में, वो भी कोसी की? कोसी नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में कितने जिले बिहार में कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्राप्त हुई हैं? वो है 8। 8 जाहिर सी बात है 8 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में बिहार के कितने अमृतसर भारत ट्रेन है? 2 की सौगात मिली हुई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिहार में कितने ई इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात प्राप्त थी? 100, 200, 300, 400, कौन सा होगी इसमें? ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4, 400 इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात प्राप्त हुई है। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। कोसी नदी गंगा नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कोसी नदी के संगम को नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।